हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहीन इफ्राली। मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट थॉट के बारे में, और मैनेजमेंट थॉट में हमने डिस्कस किया था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, जिसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने डिस्कस की थी। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी को ही हम कंटिन्यू रखेंगे, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की हम दूसरी थ्योरी आज डिस्कस करेंगे, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि दी थी हेनरी फ्योल ने, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। इन्हें 14 मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, तो उसमें हेनरी फ्योल ने तो यहाँ पे मैनेजरियल परफॉर्मेंस की बात करी थी, जबकि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में टेलर ने बात करी थी इंडिविजुअल वर्कर एफिशिएंसी की। इसका डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम वो 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में अगर बात करें तो फ्योल सोचते थे, जो उन्होंने बताया था कि काम को, किसी भी वर्क को जो है डिवाइड कर देना चाहिए सभी वर्कर्स के बीच में, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको जानने से पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज रिलेटेड विद द डेलीगेशन ऑफ वर्क, और पावर की बात हम कर सकते हैं। और जबकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी, कोई पर्सन जिसको काम करना है। अथॉरिटी की बात करें तो टॉप लेवल पे अथॉरिटी ज्यादा होती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल पे ज्यादा होती है। तो फ्योल ने कहा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी मैनेजमेंट लेवल्स पर, जिससे जो है वर्कर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और ओवरऑल मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज व्हाट? डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन हम सभी जगह देखते हैं। जैसे हम मैनेजमेंट हर जगह देखते हैं, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, पर्वस्थिव, हर जगह प्रेजेंट है। ऐसे ही डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। तो फ्योल ने भी कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन के मैनेजमेंट में। वर्कर्स की अगर हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है सभी मैनेजरियल लेवल पे, तो वहां पे क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन वी कैन से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस, सेंसिबल इंटर रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, दैट इज नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। दैट मीन्स के एक एम्प्लॉय को डायरेक्ट करने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे कमांड जो है बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो क्या होगा? वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड देने वाला पर्सन एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स के सभी लोग जो काम कर रहे हैं, जितने भी लेवल पे, वो सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। वही गोल सबको मोटिवेट करता है। तो एक प्रॉपर एक यूनिटी होना चाहिए डायरेक्शन में। सभी लोगों को उसी डायरेक्शन में वर्क करना है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दैट मीन्स कंपनी शुड वर्क unitedly towards the interest of a company rather than personal interest. yes, अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी सबॉर्डिनेट हो, सुपीरियर हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सभी लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सबका अपना भी गोल होता है और एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होता है। तो सभी लोगों को, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो या सुपीरियर हो, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, और उन्हें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह
जो कॉमन कंपनी का गोल है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। फ्यूल ने जो है रेम्यूनरेशन की बात करी थी। रेम्यूनरेशन इज रिलेटेड लाइक द रिवॉर्ड्स विच वी कैन से मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। जबकि टेलर ने बात करी थी वहां पर टेलर ने बात करी थी, रेम्यूनरेशन की बात नहीं करी थी। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, दैट इज द मैनेजमेंट should be responsible for the decision making process and should be neutral. सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही पॉइंट आए थे। सेंट्रलाइजेशन यानी एक ही अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है और सबको सारे डिसीजंस उन्हीं के पास हैं, चाहे जितने भी लेवल्स के लोग हैं वो एक ही पर्सन, एक ही जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है वही डिसीजन लेती है, जिसके बाद वर्क को डेलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन की अगर हम बात करें, दैट मीन्स हायरार्की स्टेप्स शुड बी फ्रॉम द टॉप टू लोअर। स्केलर चेन मीन्स के एक प्रॉपर हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, टॉप से लेके लोअर, यानी टॉप लेवल पे होते हैं सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आता है मिडिल जिसमें सभी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, एंड लोअर लेवल होता है जिसमें सभी ऑपरेशनल प्रोफाइल्स होते हैं। तो एक प्रॉपर स्केलर चेन होना चाहिए उनके बीच कम्युनिकेशन की। लाइक ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई पर्सन लोअर वाला टॉप को कर रहा है रिपोर्ट, दैट मीन्स के लोअर वाला किसे करेगा, अपने मिडिल लेवल का जो भी उसका सुपीरियर होगा, और वो सुपीरियर जो होगा उसका भी एक प्रॉपर हायरार्की होगी, तो उस प्रॉपर हायरार्की को फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्डर। कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर। यस, कंपनी में क्या होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर होना चाहिए और उसमें एक प्रॉपर वर्क कल्चर को फॉलो करना चाहिए, जिससे एक पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी हो। इससे ओवरऑल एम्प्लॉय की भी एफिशिएंसी बढ़ती है और कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट इज इक्विटी। सभी एम्प्लॉयज को, चाहे वो सुपीरियर हो, सबऑर्डिनेट हो, उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, यानी उन्हें फेयर एंड रिस्पेक्टेबल जो भी उनका रेम्यूनरेशन है वो भी देना चाहिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी होती है तभी क्या होते हैं, एम्प्लॉयज सिक्योर फील करते हैं और वो तभी एक स्टेबिलिटी भी आती है, वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाते। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की भी बात करी थी फ्यूल ने। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। दैट मीन्स के मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए सभी एम्प्लॉयज को, जिससे और सभी लोगों को क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करना चाहिए, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मीन्स होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कहते हैं ना मिलके ही एक अच्छा स्ट्रेंथ होती है। सो डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क एनवायरनमेंट। जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक पॉजिटिव आउटकम निकलता है उससे जब सब मिल के काम करते हैं। जबकि एक अकेला, कहते हैं ना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, सब लोग साथ मिलके निभाते हैं, काम करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग मिलके ही उनके ग्रुप एफर्ट्स की बात होती है, ना कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स। So that's all the advantage of administrative theory, or we can say the principle of administration theory. Next we will discuss the limitation or disadvantage of administrative theory. जो limitation दी थी limitations तो और लोगों ने दी थी, principle दिए थे हेनरी फ्यूल ने। limitations की बात करें, इसकी limitations हैं that is management orientated। ये जो थ्योरी थी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी इग्नोर कर रही थी ह्यूमन बिहेवियर को, जबकि हम आगे डिस्कस करेंगे थ्योरी जो कि है न्यू क्लासिकल है, इसके अलावा आपकी
जो न्यू क्लासिकल के बाद सिस्टम कॉन्टिजेंसी मॉडर्न थ्योरी भी आई थी, तो उनमें क्या बात हुई थी, न्यू क्लासिकल में ह्यूमन बिहेवियर की भी बात हुई थी। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम मिलिट्री साइंस। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये सब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था इस थ्योरी को, तो उसके बाद कुछ लिमिटेशन हुई थी इस थ्योरी की, तो ऐसा लग रहा था कि कमांडिंग की बात करें आप, डायरेक्शन की बात करें, दैट इज रिलेटेड विद द मिलिट्री साइंस। इग्नोर्स एनवायरमेंटल चेंज, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं बिजनेस में, क्योंकि एक पूरा बिजनेस क्या होता है, डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसा नहीं है आप हर सेक्टर में सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट इज मैकेनिकल अप्रोच। ये जो थ्योरी थी इसकी लिमिटेड यूटिलिटी थी, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट में जब हमारे और भी जो थ्योरी आई थी उसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन की बात हुई थी, जबकि इसमें ये चीजें नहीं कही गई थी। डील विथ फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये थ्योरी जो थी कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, सेंट्रलाइजेशन। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जबकि अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल भी, यानी ह्यूमन बिहेवियर को इसने पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेलर और फ्यूल का कंपैरिजन। अगर आप टेलर की थ्योरी जानना चाहते हैं तो टेलर की थ्योरी मैंने ऑलरेडी कवर्ड की हुई है, वो आप प्लेलिस्ट से जान सकते हैं उसके बारे में। अब हम कंपैरिजन करेंगे टेलर और फ्यूल की थ्योरी का। सो फर्स्ट वन इज, अगर हम एम की बात करें तो टेलर का एम क्या था, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एट द शॉप लेवल, यानी कि स्पेशली लोअर लेवल पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। जबकि फ्यूल ने क्या यहाँ बात की थी, टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। टेलर का फोकस था इंप्रूविंग वर्कर्स आउटपुट थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात कर रहे थे सिंपली, जबकि फ्यूल ने बात करी थी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, और जनरल प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने 14 प्रिंसिपल, जिन्हें मॉडर्न प्रिंसिपल भी कहा जाता है। मैनेजमेंट व्यू की बात करें तो टेलर ने जो था बॉटम टू टॉप, एक इन्होंने पहले बॉटम लोअर लेवल की बात करी थी, देन मिडिल, देन टॉप, जबकि फ्यूल ने बात करी थी ओवरऑल प्लस स्पेशली टॉप टू बॉटम, टॉप, मिडिल एंड लोअर। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे टेलर के जो थे वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट के बेस्ड ये उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, जबकि फ्यूल ने दिए थे यूनिवर्सल ट्रुथ डेवलप्ड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। फ्यूल ने अपनी आप जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था उनका, उसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। अगर हम बात करें टेलर की, ही वॉज अ साइंटिस्ट, जबकि फ्यूल कौन थे, प्रैक्टिशनर थे, जिन्होंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 14 प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट इज मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टेलर का साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है, जबकि फ्यूल का सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने पूरा सिस्टम, पूरे मैनेजमेंट में एक मॉडर्न प्रिंसिपल दिए हैं, तो एक मेजर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। पर्सपेक्टिव बात करें तो टेलर का पर्सपेक्टिव नैरो था, इन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल पे बात नहीं करी, इन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करी थी, यानी पीस रेट सिस्टम यानी पर यूनिट कितना एक वर्कर प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे उसे पे करना चाहिए। जबकि फ्यूल का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड था, इन्होंने रेम्यूनरेशन की लाइक बात करी थी, दैट मीन्स रेम्यूनरेशन, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम वेजेस की बात कर रहे हैं या किस चीज की, रेम्यूनरेशन दैट जो कि मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी, और सभी लेवल पे कॉमन इक्वालिटी की भी बात करी थी कि सबको फेयर और अच्छा रेम्यूनरेशन पे किया जाए। एस्पेक्ट ऑफ स्टडी की बात करें तो टेलर का जो था वो माइक्रो एस्पेक्ट मैनेजमेंट ऑफ जॉब था, जबकि फ्यूल का मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि क्या था, टेलर क्या बात कर रहे थे, वो स्पेशली शॉप लेवल वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात कर रहे थे, वो सिर्फ वर्कर्स यानी माइक्रो एस्पेक्ट लेके चल रहे थे। जबकि हम फ्यूल की बात करें वो ओवरऑल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, टोटल कैसे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। So that's all the comparison between the Taylor and Fuel theory.
मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे हम इसकी पूरी एक सीरीज लेकर चलेंगे, जिसमें अभी हम लोग कवर करेंगे न्यू क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.